पहली जो क्वेरी है वो अखिलेश है कोई, उनसे आई है। वो बोलते हैं मैंने पापा की रिटायरमेंट के लिए जो 12 ईयर्स में है, मतलब आने वाले 12 साल में पापा की रिटायरमेंट है, उसके लिए इन्होंने 3 SIP करवाई है, 500, 500 एंड 500 की, और एक स्मॉल कैप में है, एक फ्लेक्सी कैप में है और एक इंडेक्स फंड में है। तो ये जानना चाहते हैं कि इन तीनों फंड्स को कंटिन्यू करना और मार्केट लो के टाइम ज़्यादा इन्वेस्ट करके NAV को डाउनवर्ड एवरेज सही रहेगा या 12 टाइम के लिए 12 टाइम ईयर के फ्रेम के हिसाब से। तो एक्चुअल में ना इस क्वेरी का आंसर मैंने ऑलरेडी दे दिया था, लेकिन फिर भी क्योंकि लार्जर ऑडियंस को समझ में आया कि किस तरह की प्रॉब्लम्स है जो अपने को आ सकती है और किस तरह से अपने को इन चीज़ों को हैंडल करना चाहिए। तो बहुत ही अच्छी बात है कि ये अपने पापा के लिए रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन अपन देख लेते हैं कि ये बोल रहे हैं तीन SIP इन्होंने कर रखी है, एक स्मॉल कैप में है, एक फ्लेक्सी कैप में है और एक इंडेक्स फंड में है। अभी अगर मैं देखूं कि इनकी स्मॉल कैप में जो है हिस्टोरिकल अगर अपन जाए और स्मॉल कैप की रिटर्न को देखें तो मुझे लगता है 12 साल का इनका क्योंकि टेन्योर है तो इनको अराउंड 18% के समथिंग स्मॉल कैप में रिटर्न मिल सकता है। फ्लेक्सी कैप में का जो इनका रिटर्न होगा वो मेरे हिसाब से 16% का अपन मान के चले, और जो इंडेक्स फंड का है उसका अपन रिटर्न मान के चले 12% का। तो इनका जो एवरेज जो रिटर्न हो गया वो हो गया अराउंड 15.33% का, मतलब लगभग 15%। अब 15% के हिसाब से अगर अपन कैलकुलेट करें, इनका मंथली SIP अमाउंट जा रहा है 1500 रुपये, टाइम पीरियड है 12 साल, ठीक है, और एक्सपेक्टेड रिटर्न अपना जो है वो अपन करें 15.33। तो इनको मैच्योरिटी पे, मतलब जब इनका 12 साल का टेन्योर ख़त्म हो जाएगा तो इनको मैच्योरिटी पे लगभग 6.21 और 6.5 लाख के समथिंग पैसा मिल सकता है। देखो मार्केट प्रोडक्ट है, कोई गारंटी नहीं दे सकता, बट इतना रिटर्न मिल जाता है हिस्टोरिकली, और हिस्टोरिक रिटर्न से भी बोलता ही है कि आर नॉट द गारंटी ऑफ पास्ट रिटर्न्स, आर नॉट गारंटी ऑफ फ्यूचर परफॉर्मेंस, बट डिस्क्लोजर है। लेकिन इनको मिल सकता है कि 6.21 लाख के समथिंग मिल सकता है। अब इनका जो क्वेरी था ये था कि क्या अभी इसमें आगे चलना चाहिए, कैसे करना चाहिए। मुझे लगता है अगर आप मेरा व्यू ले रहे हो तो 1500 रुपये की आपकी जो SIP जा रही है उसको इंडेक्स फंड में, मतलब क्योंकि आपका 12 साल का टेन्योर है तो ऑब्वियसली किसी भी आप फंड में स्मॉल कैप में भी जाओगे, फ्लेक्सी में भी जाओगे और इंडेक्स में भी जाओगे, वोलेटिलिटी प्लस उसका जो रिस्क है वो कम हो जाता है, रिटर्न इतने टाइम में बन जाते हैं। तो आप जो है क्या कर सकते हैं कि आपका जो इंडेक्स फंड का प्रोपोर्शन है उसको कम करके फ्लेक्सी कैप में कर सकते हैं, या आप एक ब्लेंड क्रिएट कर सकते हैं फंड्स का, दो फंड्स का, 3 फंड्स का, जैसे भी एक स्मॉल कैप को मिलाया, स्मॉल कैप को जो है आप इस तरह से ब्लेंड कीजिए 30-40%, फ्लेक्सी कैप, या फिर आप लार्ज और मिड कैप को 60-70 कीजिए। और इंडेक्स फंड को मेरे को नहीं लगता आपको लंबे टाइम के लिए रखना चाहिए। इंडेक्स फंड होते हैं कि आपको 2-3 साल 4-5 साल का व्यू है और आप चाहते हो कि मैं मार्केट में रहूं, मार्केट से बाहर ना रहूं, तो उस सिचुएशन में आपको इंडेक्स फंड्स और जो ये हाइब्रिड फंड्स है उनकी तरफ देखना चाहिए। लॉन्ग टर्म में मैं ये बोलूँगा लार्ज एंड मिड कैप में जाओ या स्मॉल कैप में आप जो ऑलरेडी हो। और स्मॉल कैप में क्योंकि वॉलेटिलिटी ज़्यादा है आप वहाँ पे थोड़ा एक्सपोजर कम करके लार्ज एंड मिड कैप में जा सकते हो। अब क्या होगा ना कि जैसे आपने 60-40 का रेशियो कर दिया, 60% रिटर्न आपने लार्ज एंड मिड कैप का किया जिसका 15% का एवरेज है, और फ्लेक्सी के जो 40% का स्मॉल कैप का किया, तो आपका जो एवरेज रिटर्न है वो लगभग 16-16.5% के आसपास चला जाएगा। अब मैं ये मान के चलूँ कि आपका एवरेज रिटर्न 16.5 का हो गया तो आपको थोड़ा सा रिटर्न में बेनिफिट होगा। और ये भी बोलूँगा कि आप जो है थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट बढ़ाइए, क्योंकि जो 6.5 लाख आपको मिलेंगे 12 साल के बाद में उसकी वर्थ इतनी नहीं रहेगी। अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी है या इस रिगार्डिंग किसी और इन्वेस्टर को कोई क्वेरी है तो वो भी आप मेरे को इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, आई विल डेफिनेटली आंसर इट। तो चलिए आगे चलते हैं और दूसरा क्वेरी जो है वो लेते हैं। दूसरा क्वेरी है
कि इन्वेस्टिंग 2 करोड़ फॉर पैसिव इनकम, मतलब ये बोल रहे हैं कि मैं 2 करोड़ इन्वेस्ट कर रहा हूँ पैसिव इनकम के लिए। आर देयर अल्टरनेटिव्स टू एफडीज दैट यील्ड मोर देन 1 लाख मंथली विदाउट रिस्क। मतलब एक्चुअल में ये बोलना चाह रहे हैं कि क्या कोई एफडी का ऐसा अल्टरनेटिव है जो इनको यील्ड दे सकता है, मतलब रिटर्न दे सकता है एफडी से ज़्यादा लॉन्ग टर्म में, अगर इनको अर्न करने हो 1 लाख मंथली विदाउट रिस्क। अभी अगर मैं इसका देखूं कि 2 करोड़ का इनका इनकम है, 2 करोड़ का ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और 8% का अभी एफडी का रेट चल रहा है, तो 1 करोड़ का 8% हो गया 8 लाख रुपए, ठीक है, और 2 करोड़ का हो गया 16 लाख रुपए। अगर ये 1 लाख रुपए इनको इनकम चाहिए तो 2 करोड़ का इनका एफडी में भी इनकम हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मतलब क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड करना है चीज़ों को अगर आपको रिस्क नहीं लेना है तो। अगर आप इससे थोड़ा सा ऊपर जाओगे और थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेने का सोच रहे हो तो आप इक्विटी सेविंग या फिर अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स जो है उनमें जा सकते हो, जहां पे आपको 10 से 12% का रिटर्न मिलेगा, ठीक है। अब जब आपका रिटर्न 10 से 12% का होगा तो जो आप अभी कमा रहे हो 16 लाख रुपए 2 करोड़ पे, वो आपके हो जाएंगे 24-25 लाख रुपए। 12% के हिसाब से अगर अपन देखें तो 24 लाख रुपए हो जाएंगे। अब इसमें से आप 1 लाख रुपए निकाल लो महीने के तो 12 लाख निकाल लिया, फिर भी 12 लाख बचता है और उस 12 लाख जो बचा उस पर भी कंपाउंडिंग होती है। अगर आप इसमें भी खुश नहीं है और थोड़ा सा ये चाहते हैं कि मेरे को वोलेटिलिटी भी कम रहे और मेरे को रिटर्न भी थोड़ा ज़्यादा रहे, तो आप फिर जाइए लार्ज के फंड्स की तरफ, जहां पे आपको इंडेक्स से थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस मिलने की उम्मीद रहती है। वो फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है ऑब्वियसली, क्योंकि लार्ज कैप में क्या होगा ना कि निफ्टी 50 की कंपनियां उठा के फंड मैनेजर ने रख ली, ठीक है। अब उन्होंने उठा के तो रख ली, लेकिन कब किस टाइम पे वो कौन सी कंपनी को बेच रहा है निकल रहा है उसमें से वो मायने रखता है। अदरवाइज उसकी जो परफॉर्मेंस है वो इंडेक्स फंड के इक्विवेलेंट हो जाती है। तो आपको उस तरह से देखना होगा, उस तरह से आपको सोचना होगा। अगर आपकी क्वेरी अभी भी अनसेटिस्फाइड है, अनआंसर्ड है, तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए। आई विल ट्राई, डेफिनेटली ट्राई टू मेक श्योर कि आपको अच्छे से अच्छा जवाब मिले। और मतलब ये सीरीज मैं शुरू करने वाला हूँ, एक्चुअली इस सीरीज के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं ऑफ द टॉपिक। ये Q&A सीरीज है, क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज। इसमें क्या करेंगे ना, हम जो भी इन्वेस्टर्स का कोई भी क्वेरी होता है, अगर मैं कमेंट में जाके उसका रिप्लाई कर दूं, अगर मैं उसको कमेंट में जाकर रिप्लाई कर दूं तो क्या होगा कि वो रिप्लाई में केवल उस इन्वेस्टर को फायदा होगा जिसने क्वेरी आस्क की है। मैं क्या सोच रहा हूं कि इस तरह की सीरीज करते हैं, महीने में 1 या 2 वीडियो, जितने भी कमेंट्स आते हैं इस तरह के, जो भी उनकी क्वेरीज होती है उन पे वीडियो क्रिएट करके एक सीरीज के थ्रू एक अपलोड किया जाए, ताकि कोई भी उसको देखे तो उसको थोड़ा सा सेंस आए कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह से आपको करना चाहिए। और डिस्क्लेमर के तौर पे मैं ये बता दूं कि मेरा, कुछ लोग बोलते हैं कि आपको क्या पता म्यूचुअल फंड्स के बारे में, ये वो जो भी है, तो उनको थोड़ा सा बता दें कि आई एम एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। हालांकि मैं अपने से कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करता हूं। मैंने ये जो कोर्स है, ये जो सर्टिफिकेट है, वो केवल और केवल सिर्फ एक पर्पज़ के लिए लिया है, ताकि मैं जब वीडियो डालूं, जब कोई किसी की क्वेरीज का आंसर करूं, तो सेबी मेरे ऊपर आके ना बैठे, ये नहीं बोले कि आप क्वालिफाइड नहीं है इस चीज़ के लिए। अदर क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो मैं एक क्वालिफाइड कॉस्ट अकाउंटेंट हूँ। ICWA CMA आप सब जानते हैं, अच्छा कोर्स होता है कॉमर्स के अंदर। आई एम अ वेल क्वालिफाइड, वेल एजुकेटेड पर्सन, वर्किंग प्रोफेशनल एज वेल। ये मेरा पैशन है, इसलिए मैं ये करता हूँ। चलिए आगे चलते हैं। व्हाट शुड बी माई स्ट्रेटजी टू इन्वेस्ट 2 लाख पर मंथ म्यूचुअल फंड और डायरेक्ट स्टॉक। देखिए, जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, उससे मेरे को सेंस आ रहा है कि आपको डायरेक्ट स्टॉक्स का अभी इतना कोई सेंस है नहीं, अदरवाइज ये क्वेश्चन आप पूछते नहीं, ठीक है। अब अगर डायरेक्ट स्टॉक्स का आपको इतना सेंस नहीं है तो मेरे हिसाब से आपको म्यूचुअल फंड के थ्रू अभी जाना चाहिए। म्यूचुअल फंड में भी आप क्योंकि इंटरिम लेवल पे हो, तो आप या तो इंडेक्स फंड के थ्रू जाओ या फिर आप हाइब्रिड फंड्स के थ्रू जाओ, जहां पे आपको
थोड़ा लॉस नहीं हो। जब आपको मार्केट का सेंस आ जाएगा, जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे, आप लर्न करोगे, नई नई चीज़ें सीखोगे, 2 4 5 किताबें पढ़ोगे, मार्केट को देखोगे, समझोगे, तो आपको थोड़ा सेंस आएगा। उसके बाद में आप डायरेक्ट स्टॉक्स में जा सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। व्हाट आर सम ऑफ द बेस्ट इक्विटी म्यूचुअल फंड्स टू डू SIP फॉर 30 ईयर्स। अब देखो, बोल तो ऐसे रहे हैं 30 साल के लिए, ठीक है, लेकिन 30 साल के लिए ना बोलना बहुत आसान होता है, उस पर बैठना और पेशेंटली उसका वेट करना फॉर 30 ईयर, उसमें से पैसे ना निकालना हर किसी के बस की बात नहीं है। बोल रहा हूं मैं, ये सच है, ये हर किसी के बस की बात है ही नहीं। और फिर भी आप चाहते हो कि मैं बोलूं कि कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट है फॉर 30 ईयर्स, तो मैं ये बोलूंगा कि आप ब्लेंड कीजिए फंड्स को, एक फंड में मत जाइए, ब्लेंड कीजिए। 30% स्मॉल कैप का आप पोर्शन लीजिए, 40% आप या 20% आप इसका लीजिए, 30% ही आप ले सकते हो। 30% स्मॉल कैप, 30% मिड कैप, और बाकी का जो बचता है वो आप लार्ज कैप लीजिए, आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। और कई लोग बोलेंगे कि यार स्मॉल कैप में इतना अच्छा रिटर्न बनता है 30-30 साल के लिए, आप पूरा स्मॉल कैप के लिए क्यों नहीं। अब देखो, उनका रिस्क प्रोफाइल अपने को नहीं पता, जिन्होंने ट्यूशन किया है उनका अपने को केवल टाइम पीरियड पता है, उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है वो अपने को नहीं पता। तो पोर्टफोलियो के अंदर एक स्टेबिलिटी का होना बहुत जरूरी है, बातें करना बहुत आसान है, और एक स्टेबिलिटी जब नहीं होती है पोर्टफोलियो के अंदर तो वो उस चीज को गो थ्रू करना एक अलग बात होती है। व्हाट इज द बेस्ट स्मॉल कैप फंड फॉर 5 to 7 ईयर टाइम होराइजन। किस टाइम पे आप पूछ रहे हो ये? आप अगर 1 साल पहले पूछते तो शायद मैं बोलता कि आप स्मॉल कैप देखिए, निकोन का देखिए, DSP का देखिए। क्वांट को मेरा क्वांट के साथ थोड़ा सा ऐसा है टसल कि मेरे को समझ में नहीं आता, वो इतने सारा टर्नओवर करते बाद में, वो इतना फ्लक्चुएटिंग रहता है उनका होल्डिंग की, किसी को बेच दिया, किसी को निकाल लिया। अब क्वांट का जो मेन जो फंड है उसमें तो चलो ठीक है, वो बड़ी कंपनीज को होल्ड करते हैं, समझ में आता है। क्वांट स्मॉल कैप में भी उनका यही सेम स्ट्रेटजी रहता है। मेरा एक वीडियो भी है क्वांट स्मॉल कैप पे। तो वो क्या करते हैं, जब आप स्मॉल कैप में पैसा डाल दोगे 500 200 500 करोड़ और आपका AUM बड़ा हो जाएगा, तो आप ये सोचिए कि 2000 करोड़ की एक कंपनी, उसमें आपने 200% डाल दिया, आपका तो 1% ही है वो, मान ले 20,000 करोड़ का अगर अपन मार्केट AUM मान के चले किसी फंड का, और उसने 1% इन्वेस्ट किया, तो आपका तो 1% ही है, लेकिन कंपनी का तो भैया 20% 10% आ गया आपके उसमें। तो जब किसी कंपनी, पूरी कंपनी के मार्केट के ऊपर आप 10% ऑफलोड करने जाओगे ना, मार्केट में बेचने जाओगे, मार्केट में गजब का वॉलेटिलिटी क्रिएट होगा। नो मैटर की कंपनी कितनी अच्छी है कितनी अच्छी नहीं है, उसकी शेयर की पिटाई होगी होगी। और जब एक बार पिटाई होने लगती है तो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे करके वो शेयर डाउन हुए जाता है। तो ये सब चलता है। तो आज के लिए मेरे ख्याल से ये काफ़ी बड़ा हो गया है वीडियो, ज़्यादा बड़ा वीडियो होता है उसको देखते भी नहीं है लोग, तो इतना ही रखते हैं। और यही रिक्वेस्ट मैं अगेन करूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये पहुँचे फाइनेंशियल